जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने अनलॉफुल असेंबली के बारे में कवर कर रखा था कि 129, 30, 31, 32 सीआरपीसी में किसके बारे में क्या चीज़ दी गई है। आज के इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अध्याय का नाम है अध्याय 12, पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये सेक्शन जो है 154 से शुरू होता है और 176 तक जाता है। सारी ही धाराएँ इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो फटाफट वहाँ जाके इनरोल कर ले। जैसे ही सीआरपीसी का रिवीजन वीडियो ख़त्म होगा आपको सीआरपीसी की वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आप उसे टेस्ट करके आप अपने नॉलेज को ट्राई कर सकते हैं कि आपने कितना गेन किया है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के बाद जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा और आप उसे सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। चलते हैं आज के वीडियो पे। आज के वीडियो का पहला सेक्शन है संज्ञेय मामलों में इत्तला। 154 को और हम लोग सेकेंडरी नाम से जानते हैं कि एफआईआर के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से। एफआईआर कहाँ पर डिफाइन है तो सेक्शन 154 सीआरपीसी उसका उत्तर होगा। 154 सीआरपीसी यह कहता है कि संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला किसको, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई हो या तो उसे लेखबद्ध करके मतलब लिख करके या बोल करके दी गई हो, और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी तथा प्रत्येक ऐसी इत्तला चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे ऐसी पुस्तक में जो राज्य सरकार उस निमित्त रखी है उसमें प्रविष्टि करेगा। मतलब इसमें पहले पॉइंट में 4 चीज़ें हो गई कि एफआईआर आपको या तो मौखिक हो सकता है या फिर लिखित हो सकता है, और अगर मौखिक या लिखित दोनों को लिखा जाएगा जहाँ पर भी, वहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो उस पर हस्ताक्षर करेगा और साथ ही साथ उसे सब्जेक्ट रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा। इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि अगर किसी स्त्री जिसके विरुद्ध जो है उस स्त्री से संबंधित जो भी सेक्शन है 354 क ये सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, और ख 354 घ फिर रेप से संबंधित जो भी सेक्शन है, और 509 के अधीन अगर कोई ऐसा है तो इसके संबंध में एफआईआर लिखाने आती है तो वो उसके लिए महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। इसमें यह भी कहता है कि अगर परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता ऊपर जो हम लोगों ने धारा पढ़ी के अधीन किसी अपराध के किए जाने के प्रयत्न का अभिकथन है, अस्थायी रूप से अगर मानसिक और शारीरिक रूप से निःसरित है तो उसके लिए जो भी उसका स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें जो है उसके निवास स्थान या उस व्यक्ति के सुगम स्थान पर यथास्थिति द्विभाषीय या किसी प्रबोधक की उपस्थिति में लिखित की जाएगी। मतलब कोई उसके लिए जो है ट्रांसलेटर रहेगा या फिर जो भी चीज़ें उसको दोनों भाषा में समझा पाएगा उसी के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगा और तब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। उस स्टेटमेंट का एक वीडियो फिल्म भी तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ 164 के तहत जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके तहत किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये पहले कथन में दिया गया है। दूसरे कथन में यह कहता है, दूसरे क्लॉज में, कि जो भी प्रतिलिपि होगी एफआईआर की उसे इत्तला करने वाले को निःशुल्क दी जाएगी। तीसरा कंडीशन, यदि जो है हम कंप्लेंट लिखाने गए और कंप्लेंट लिखाने से थाने का भारसाधक अधिकारी जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है, तब आप क्या करेंगे तो तब आप उसकी सारी सार सूचना लिखित रूप से डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को एसपी के पास भेज देंगे और अगर उनको समाधान हो जाता है कि इस प्रकार का अपराध किया जाना प्रतीत होता है तो वो स्वयं अन्वेषण करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी से उसका अन्वेषण उसी रीति से कराएंगे जिससे उस थाने के भारसाधक अधिकारी को सभी शक्तियाँ होती हैं। तो हमने यहाँ पर 3 क्लॉजेज 154 में डिस्कस किए और इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर रहेंगे। अगला है संज्ञेय के बाद असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामले का अन्वेषण। जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी को अपने थाने के सीमा के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है तो वह ऐसी इत्तला को फिर अपने पुस्तक में लिखेगा और साथ ही साथ उसे तुरंत प्रविष्ट करके मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। मजिस्ट्रेट उसको जो निर्देशित करेगा वैसा ही वो काम करेगा।
दूसरा कंडीशन कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय के मामले का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं करेगा। देखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको मिल जाएगा, जिसे ऐसे मामले के विचारण करने की या मामले के विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। ये पूरा स्टेटमेंट आपके लिए एक सवाल में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकता है। तीसरा कंडीशन है कोई पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश मिलने पर वारंट के गिरफ्तारी करने के सिवाय, वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के सिवाय अन्वेषण के बारे में पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा, जैसा कि एक थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय मामले में मिलता है। और लास्ट ये कहता है चौथा कि जहां अपराध के संबंध में 2 या 2 से अधिक अपराध है, मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 तरह के अपराध किए गए, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय, तो ये माना जाएगा कि मामला संज्ञेय है। तो ये 155 सेक्शन में बताया गया कि असंज्ञेय मामले में अगर आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो पुलिस कैसा एक्शन करती है। साथ ही साथ 156 में देखिए, 154 में संज्ञेय मामले का इत्तला है, उसमें 2 जोड़िएगा तो इसका 156 में पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उसके थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंध के अधीन दी गई है। सीधा सा बात ये कहता है कि अगर संज्ञेय मामला है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही पुलिस इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर जाती है। दूसरा कंडीशन कहता है ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसका ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था। मतलब किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रहेगा, और अगर पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामले में शुरू कर देता है तो उस इन्वेस्टिगेशन को सही माना जाएगा। और लास्ट में ये कहता है कि 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। या तो 190 के तहत आप CRPC में, जिसमें कि इस मामले को संज्ञान में लेता है मजिस्ट्रेट, उसके तहत वो किसी भी प्रकार से उसे संज्ञेय करके अपने संज्ञान में लेकर के इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो ये 156 में था। अब 157 में है अन्वेषण की प्रक्रिया। अब जैसे कि यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर अन्यथा यह संदेह होने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान के लिए सशक्त है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेजेगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि 156 के अधीन उसको लगता है कि हाँ कोई ऐसा मामला उसके थाने के अंदर आया जिससे कि वह उससे इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सशक्त है, तो तुरंत वह प्रोसीड करेगा या फिर अपने अधीनस्थ को प्रोसीड कराएगा। इसमें कहता है परंतु में 2 चीज़ें कही गई हैं कि यदि अपराध किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तो थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे, अगर यह आवश्यक न हो। मतलब कि अगर नाम के साथ हुआ है, मामला गंभीर नहीं है, तो पुलिस वाला कहेगा ठीक है, बाद में देखा जाएगा उसको, उस प्रकार से। यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वो अन्वेषण करेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर रेप के संबंध में अगर किसी प्रकार की सूचना है और पीड़ित का कथन लेना है या पीड़ित के निवास स्थान पर, उसकी पसंद के स्थान पर उसको महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक नातेदार के या एक कोई सोशल एक्टिविस्ट के सामने उसको अभिलिखित किया जाएगा। ये क्लॉज यहाँ पर दिया गया है, बाकी चीज़ों में नॉर्मल क्लॉज दिए गए हैं। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि उपधारा 1 के परंतु खंड क और ख में, जो हमने क और ख यहाँ पढ़ा, उसमें दिया है वर्णित दशाओं में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट उस उपधारा के अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन लिखेगा। जैसे अब मान लीजिए कि वो बोला कि पर्याप्त आधार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो उसके क्लॉजेस को लिखना होगा। ऐसा नहीं कि घर की खेती है कि हमारा मन हुआ नहीं इन्वेस्टिगेशन की है, या फिर क के तहत अगर उसको ऐसा लगता है कि मामला गंभीर प्रकार का नहीं है और आवश्यक नहीं है तो उसके कारण भी वह उसमें लिखेगा। और लिखने के बाद क्या होगा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना वो
दे देगा कि उस मामले का इन्वेस्टिगेशन ना तो करेगा ना ही वो कराएगा। वो जहाँ पर भी राज्य सरकार के तहत उसको सूचित करना है वहाँ पर सूचना दे देगा कि इस प्रकार की हमारे क्षेत्राधिकार में घटना हुई थी, लेकिन उसमें कुछ कारण से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला सेक्शन है 158, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। जो धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट, जो हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निमित्त करे। और ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भाषांतक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है कि जो वह ठीक समझे उस रिपोर्ट को उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेजे। ये ठीक हम लोग भी करते हैं एज अ बीइंग द फोर्स ऑफ आरपीएफ या बीइंग द मेंबर ऑफ आरपीएफ। हम लोग रिपोर्ट बना करके अपने सुपीरियर अथॉरिटी को देते हैं और सुपीरियर अथॉरिटी को लगता है कि वो सही है, तब फिर हम उसको मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करते हैं, तो रिपोर्ट ऐसे दी जाएगी। और 159 सेक्शन है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जो ये रिपोर्ट हम लोग देते हैं 158 में, तो अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, और या यदि वह ठीक समझे तो इस संहिता में उपबंधित रीति के से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। 3 कंडीशन है, या तो अन्वेषण करवाएगा, या तो प्रारंभिक जांच देखेगा और उसके लिए निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा, या फिर अपने नीचे किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को उसके लिए प्रतिनियुक्त कर देगा। तो हम लोगों ने आज के सेक्शन में, आज की इस वीडियो में 5 सेक्शन देखे हैं, 154, 55, 56, 57, 58 और 59, 6 सेक्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं। आगे के वीडियो में देखेंगे इसके आगे के सेक्शंस को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और अभी तक अगर मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो इनरोल करके फटाफट अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो कोर्स जो हमने जीके और रीजनिंग के लिए दिया है, वहाँ पर भी आप इनरोल करके स्पेशल वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।